नमस्कार। मजेदार पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल गौड़ और इस पॉडकास्ट पर मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानियां, कविताएं, निबंध, व्यंग, संस्मरण आदि के रोचक और दिल को छू लेने वाले अंश पढ़कर सुनाता हूं। पिछली बार विश्व पुस्तक मेले गया तो सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर के पेवेलियन में एक हिंदी किताब का कुछ अप्रत्याशित शीर्षक पढ़कर मैं ठिठक गया। शीर्षक था आज की पाकिस्तानी कहानियां। भारत में आज रहने वाली बहुत बड़ी आबादी, खासकर युवा वर्ग, पाकिस्तान के बारे में जो कुछ जानती है वह ज्यादातर एक उग्र राष्ट्रवाद की राजनीति और टीआरपी से संचालित मीडिया के द्वारा परोसा गया कॉकटेल है, जिसमें फौज है, लड़खड़ाती डेमोक्रेसी है, आतंकवाद है, 300 रुपये लीटर पेट्रोल है, कठमुल्लापन है, बहुसंख्यक अत्याचारों से पीड़ित माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिकेट है, कोक स्टूडियो है, ट्रक आर्ट है, अतीत की गलतियां हैं, यानी सब कुछ है, मगर पाकिस्तान की आम जिंदगी शायद नहीं है। इस किताब के पन्ने पलटे तो लगा कि यह किताब इस कमी को पूरा कर सकती है, सो ले आया। मुझे खुशी है कि इस किताब को मैंने जैसा सोचा था वैसा पाया। 2 वॉल्यूम्स में प्रकाशित यह पुस्तक आज की पाकिस्तानी कहानियां एक बेहतरीन उद्यम है जिसमें मुझे सरहद पार की आम जिंदगियां नजर आई। जैसा कि इसके प्राकथन में संपादक अर्जुमंद आरा और अजमल कमाल कहते हैं, अगर इस सीरीज को पढ़कर पाकिस्तानी फिक्शन और समाज के उतार चढ़ाव का खाका पाठकों के जहन में बन जाए तो यह कोशिश किसी हद तक कामयाब जरूर ठहरेगी। इस किताब की जिस कहानी को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा उसका शीर्षक है लाल बंगला, जिसके लेखक हैं इरफान अहमद उर्फी। इरफान अहमद उर्फी पाकिस्तान के शायर, कहानीकार और स्क्रीन प्ले लेखक हैं। कंट्रोल रूम और पांव शीर्षक से इनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। लाल बंगला एक लंबी कहानी है जिसमें सरकारी ऊंचे ओहदे से पैदा हुआ रईसियत का एक संसार है, रिटायरमेंट की जिंदगी का साधारणपन है और इनके बीच यादों की आवाजाही करता मन है जो एक आदमी नुमा पुल को इस्तेमाल करता वर्तमान की कड़ी धूप और माजी की ठंडी छांव के बीच चहलकदमी करता है। यह कहानी मैं आपको 3 भागों में सुनाऊंगा। मैं सूर्य प्रकाशन मंदिर के प्रशांत बिस्सा जी का आभारी हूं। उन्होंने मुझे इस पुस्तक की सामग्री के इस्तेमाल की अनुमति दी। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह है कि मेरे पॉडकास्ट को अपने लिसनिंग प्लेटफॉर्म पर रेट करें और पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर भी करें। लीजिए, कहानी के वाचन का पहला भाग प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक लाल बंगला, लेखक इरफान अहमद उर्फी और अनुवादक अर्जुमंद आरा। गाम मूल को मनाना मूल के थे। कमजोरी का यह हाल था कि बेजान होठों में कांपने लरजने की शक्ति न थी और इसका तो सवाल ही नहीं था कि वो समझने के काबिल कोई वाक्य मुंह से बोल पाती। अपनी बेआवाज अधखुली आंखों को झपकते हुए मिनमिनाती सी आवाज से कठिनाई से कहे जाती, गाम मूल को मनाना मूल के थे। मेरे कानों को छोड़कर और किसी की समझ में न आ सकता था वो कहना क्या चाहती हैं। मैं झुककर कान उनके होठों तक ले जाता जो कभी मेरा माथा और गाल चूमा करते थे, लेकिन आज क्षीणता के मलबे में दबी विनती मेरे कान में फूंकने के असफल प्रयास पर तुले थे। कहना क्या चाहती हैं? जब से हम आए हैं एक ही बात दोहराए जा रही हैं। तुम हमें बताते क्यों नहीं हो? गाम मूल को मनाना मूल गे थे, इसका मतलब क्या है? वर्षों बाद ऐसा योग हुआ था कि हम सब प्रवासी परिजन उस रोज मां के आसपास जमे बैठे थे। अब के वो बिस्तर से क्या लगी, दुनिया के जिस भी महाद्वीप में जो कोई वर्षों पहले किसी महान और बलवान राष्ट्रीयता से स्वयं को सशस्त्र करने के लिए यहां की निहत्थी नागरिकता से पलायन कर गया था, अब वह उड़ान की पहली संभव उपलब्धि पर हजारों फुट की ऊंचाई से 7 समुद्र पार करता सपने जैसी मनोरम वास्तविकताओं से लौटकर उसी सिरहाने आन उतरा
जिसकी ठंडी और मखमल जैसी गर्माहट को ओढ़कर हम सब ने पहली बार जाना था कि सोते में डर जाना किसे कहते हैं और बिन जागे माँ के सीने से लगकर फिर मीठी नींद में खो जाना क्या होता है। और यह बिस्तर वह था जहाँ 40 वर्ष पहले अब्बा जी एक शाम अपनी बेचैनी की छलनी में बातें और कह कहे छानते बाएं बाजू को पंचक्की की तरह हवा में क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाते दिल की तरफ बंद होती रगों में जमते खून को पिघलाने के असफल प्रयत्न में टहलते टहलते हाँपे, लेटे और पलक झपकते परलोक सिधार गए। किसी को पता भी न चला और वे क्षण भर की एक ही छलांग में अस्तित्व से अनस्तित्व का सफर तय कर गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंग्रेज शिक्षकों की शागिर्दी में डिप्लोमा कमाने वाला सिविल इंजीनियर, जो व्यावसायिक जीवन में भी सरकार के बताए हुए सिद्धांतों पर हमेशा चलता रहा, जो अनुशासन और उत्तरदायित्व की रणनीति में निष्ठा रखता था, 2 कदम भी घर या दफ्तर से बाहर बिना बताए जाने वालों की गैर जिम्मेदारी पर झुंझला जाता था, खुद जब हमेशा के लिए जाएगा तो इतनी खामोशी से। यह बहुत बाद में पता चला, वो नंगे पांव तो जरूर गए थे, दबे पांव नहीं। अलबत्ता अम्मी जान का ऐसा कोई इरादा न था। माएँ शायद होती भी ऐसी ही हैं, जाते जाते ही जाती हैं। घर में प्रवेश करते हुए यद्यपि उन्हें दस्तक देने या खंगोरा भरने की ज़रूरत नहीं होती, अलबत्ता कहीं जाने लगें तो जलता चूल्हा, खौलता पानी, बहता नल, उतरी चटखनी, खुले में फैली गीली धुलाइयाँ, अध खुले मर्तबान, किसी ओट पिछवाड़े में बेकार में जलता बल्ब, चौखट से बाहर पांव पड़ते ही एक बार पलट कर देखने पर मजबूर जरूर करते हैं, जैसे दूध पीते बच्चे मां के छोड़ जाने पर प्रतिरोध में चिल्ला उठते हैं। ऊनी कंबलों और मुलायम गर्म लिहाफों में धंसा अम्मी का जर्जर शरीर एकदम से नीचे को फिसलता जाता था। समय समय से जब 2 लोग मिलकर उनकी शलवार की नेफा बेल्ट थाम कर ऊपर खींचते तो लगता किसी थैले में भरी कांच की नाजुक चीज को ठिकाने लगाने की सावधान कोशिश की जा रही है। हर पल बेलहजा होती उनकी आंखों में कौसर परवीन की गाई फिल्म नौकर की सुप्रसिद्ध लोरी राज दुलारे ओ मेरी आँखियों के तारे गूंगी होती जा रही थी, जिसे वो कभी अपने नर्म गर्म हाथों से हमारे माथों से बालों को पीछे सरकाते हुए गुनगुनाया करती थी। उनका बेरस पीला चेहरा देखकर मुझे गुलाम रसूल याद आ तो रहा था, लेकिन मुझे यह भी यकीन था वह और किसी को भी याद नहीं आएगा। शायद इसीलिए मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा था कि कांपते लरजते शक्तिहीन होठों के अंदर से उभरकर फिर डूब जाने वाले वाक्य की सबके सामने क्या व्याख्या करूं। ये क्या कह रही हैं? गाम मूल कौन था? कौन क्या बताना भूल गया था? ये किसी गुलाम रसूल की बात तो नहीं कर रही है। कौन था यह गुलाम रसूल? अब किसी को मैं गुलाम रसूल याद दिलाता भी तो कैसे? आखिर उसमें याद रह जाने को था भी क्या? घिसे हुए रेगमाल की तरह खुरदरी खाल हड्डियों पर यूं चिपकी थी जैसे गले सड़े फल पर छिलका। गालों की नोकदार हड्डियों की ओट में धंसी बेआबाद आंखें, मानो मिट्टी की अधमनी मूर्ति के माथे पर ताकचे खोदकर आंखें भरना भुला दिया गया हो। यह बहुत बाद में पता चला भावहीन चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा के लिए जम क्यों गई थी। दांत जबड़ों में दफन हो जाएं तो होठों के तड़पते दम तोड़ते केंचुए फैलकर कानों को छूने लगते हैं। ऐसे में मुस्कान पथरा ही जाती है। इस पर ढलकते कंधों में उड़सा जर्जर शरीर गुसलखाने की खूंटी पर टंगी उस फटी पुरानी बनियाइन की तरह धुलाई के अयोग्य था, जिसे बाद में धोबीघाट भेजने की बजाय पोंछा बनाकर काम में ले लिया जाता है। माथे पर जितनी भी लकीरें थी घटते महत्व को स्वीकारने का शपथबद्ध बयान थी। मानो मूल्यहीनता का आभास ही चेतना की पहली सीढ़ी साबित हुआ, जो आखिरी भी थी। आंखों में हर पहर आदेश का इंतजार, आज्ञाकारिता और ताबेदारी की वर्षों पुरानी व्यवसायिक अधीनता का प्रतीक था। रेलवे विभाग में गुलाम रसूल की भर्ती भी उन असंख्य मुलाजिमों की तरह सामान और इंसान ढोने के लिए
कुली या ठेला मैन की आसामी पर हुई होगी, जिन्हें महकमे के मासिक वेतन के रजिस्टर पर दर्ज होते ही सरकारी कोठियों में बेगम साहिब और बच्चों की खिदमत पर जोत लिया जाता है। अभी अब्बा जी महकमे में ही थे और हम सरकारी कॉलोनी में रहते थे जब बहुत साल पहले गुलाम रसूल स्वाभाविक आयु की बुनियाद पर कागजों में रिटायर कर दिया गया था। उसके बीवी बच्चों के सर पर सरकारी क्वार्टर की छत कायम रखने के लिए जरूरी था उसके बेटे को रेलवे में भर्ती कर लिया जाता, और फिर ऐसा ही हुआ। उस जमाने में एक असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जंक्शन के लोको शेड या रेलवे फाटक की छोटी मोटी आसामी पर किसी भी नाअहल को भर्ती कर लेना साधारण अच्छे कामों में से था। सरकारी बंगलों में छुट्टी वाले दिन साहिब लोगों की सेवा में आज्ञाकारियों की साभार हाजिरी एक देखा भाला सा दृश्य होती। कुछ अरसे से अब गुलाम रसूल भी कोठी के बरामदे में बड़े साहिब के सामने कॉर्निश बजा लाने वालों में से एक था। एकड़ों में फैले हरे भरे दालान और उनके दरमियान सांप की तरह बल खाती लाल ईंटों से जुड़ी पगडंडियां, जिसके किनारों पर खुशरंग फूलों से लदे पथरीले गमले, हरी भरी झाड़ियों में छुपी क्यारियों, धरेक, कीकर और सफेदे के विशालकाय घने और छिद्रे पेड़ों की ओट में से झांकता लकड़ी के रोशनदानों वाला लाल बंगला आज भी हम सब के बचपन की यादों का एक ऐसा फ्लैशबैक आइकन है जिसे क्लिक करते ही ख्याल की स्क्रीन पर सतरंगी साइटों के किवाड़ दर किवाड़ कितने ही दरीचे कभी न खत्म होने वाले स्लाइड शो की तरह खुलते चले जाते हैं। विक्टोरियन रहन सहन के तरीकों वाले बंगलों का बरामदा घर के निवासियों की मेहमान नवाजी और उदारता के विंडो डिस्प्ले का मंजर प्रस्तुत करता था। बरामदा एक ऐसी सरहद थी जहां अफसर आला और उसके मातहत अपने अपने मकाम पर और औकात में रहते हुए भी एक साथ दिखाई दे सकते थे। साम्राज्यी दौर की वास्तुकला और सज्जा के विशेषज्ञों ने सरकार के मानवतावादी दृष्टिकोण और उदारता को रियाया में लोकप्रिय बनाने के लिए संभवतः मुगल शासनकाल की बारदरियों और किलों की बालकनियों अर्शों से बरामदे की कल्पना ग्रहण की होगी। अधिकतर बरामदों के स्तंभ और मेहराबें दरगाहों के नमूनों पर थी ताकि नंगे पांव हाजिरी देने वाले श्रद्धालु सर झुकाए उल्टे पांव लौटना चाहें तो वे अपने इस कार्य को पाप ना समझें। केवल बरामदे की सीमा तक प्रवेश पाने वाला मुलाकाती और कोठी के अंदर बैठक के नरम कोमल सोफों के काबिल समझा जाने वाला मेहमान कहलाता था। कुछ जंक्शन तो ऐसे भी थे जहां कॉलोनी में अफसर आला के सरकारी बंगले की लंबाई चौड़ाई चार दीवारी की कैद से आजाद होती। पीछे की तरफ जहां तक निगाह जाती मुरब्बों में फैली खेती की उपजाऊ भूमि भी सरकारी रिहाइश की अतिरिक्त मिल्कियत में शामिल होती। मुझे याद है इन खेत खलियानों में माल्टे और लीमू के बागात भी होते। सिंचाई के लिए कोहलू के बैल समेत कुआं, ट्यूबवेल और फसलों की राखी के लिए बिजू के खड़े होते। हम सब बहन भाई गर्मियों की दोपहरों में क्वार्टरों में रहने वाले धूल मिट्टी में अटे एक ही उम्र के बच्चों के साथ लुकन मेटी और पकड़न पकड़ाई जैसे खेल खेलते। स्टापू, कंचे, पिट्ठू, गोलगर्म और दरख्तों पर रस्सियां बांधकर झूले झूलने वाले सारे खेल हमने धोबियों, मालियों और बावर्चियों के बच्चों से सीखे। अम्मी जान से छुप छुप कर बागीचों से कच्ची अंबियां तोड़कर बहनों और उनकी सहेलियों को लाकर देना हम भाइयों का मनपसंद काम होता। गर्मियों की छुट्टियों में दूर दराज शहरों से रिश्तेदार और हम उम्र कजिनों की एक यलगार हमारे यहाँ टूट पड़ती। अम्मी अब्बा जान अपने बहन भाइयों और बहनोइयों भावजों के साथ अंदरूनी अहाते में महफिलें जमाते और हम मौका गनीमत जानकर रोकने टोकने वाली नजरों से दूर दालानों में सजे गमलों और क्यारियों में सर उठाती झाड़ियों की ओट में छिपकर ऐसी आंख मिचौलियां खेलते कि खेल ही खेल में कच्ची उम्रों के रूमान और बेखबरी की हालत में जिस्मों के उतार चढ़ाव खोजने की मुहिम के सब हमवार और ना हमवार मैदान सर कर लेते और किसी को पता भी न चलता। लगातार सरकारी दौरों की वजह से घर में बड़े साहिब की अनुपस्थिति कोठी के लंबे चौड़े दालानों में बच्चों की व्यक्तिगत आज़ादी के पनपने का माहौल यकीनी बनाए रखती। कोठी के पिछवाड़े में घोड़ों की जोड़ी बांधने के लिए छोटा सा अस्तबल, निजी बग्गी का और गाय भैंसों का बाड़ा,
रखवाले कुत्तों, खरगोशों और बतखों के डरबे, धोबी घाट, तैराकी का तालाब, बैडमिंटन का कोर्ट, टेबल टेनिस, मिट्टी का तंदूर, गोदाम, मवेशियों का चारा काटने की मशीन, गर्म पानी के हमाम, शिकार पर जाने के लिए जीप और गैराज जैसी सहूलतें बचपन की किसी भी आरजू को हसरत न बनने देती और अब्बा जी को बड़ी सरकार के साथ रात दिन वफादारी निभाए रखने पर मजबूती से बांधे रखती। यही वजह थी वे शाम को घर में बैठे हुए भी सर पर हैट पहने किसी रिंग मास्टर की तरह अपने एलचियों के साथ ठेले पर सवार नजर आते, जिसे पटरी के साथ साथ भागते हुए 4 ट्रॉली मैन मंद गति से धकेल रहे होते। इन ट्रॉली मैनों को कटीली घास में धसी पटरी की लोहे की लाइन पर लड़खड़ाए बिना फटे पुराने जूतों में भी तेजी से ठेला धकेलने में उतनी ही निपुणता हासिल थी जितनी सर्कस में रस्सी पर दौड़ने वाले करतबबाज को। मुख्य निवास के अंदर एक गुलाम गर्दिश होती, जिसे सामान्य भाषा में गैलरी कहा जाता। बरामदे में ही इस गैलरी का दरवाजा खुलता और यही घर का मुख्य प्रवेश द्वार होता। मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर डोरमैट हर अंदर आने वाले को सुझा रहा होता कि अगर तो वह मेहमान है तो जूतों के पेंदे झाड़ कर अंदर आए, और अगर मुलाकाती है तो जूते उतार कर। गैलरी में कदम रखते ही सबसे पहला दरवाजा बैठक में खुलता। गैलरी की लंबाई और गहराई रहने वालों की दरियादिली और उत्कृष्ट मेयार को दर्शाती। गैलरी में सजे फर्शी कुमकुमे, इंडोर प्लांट और सजावटी नमूने गृह स्वामिनी की पारिवारिक पृष्ठभूमि और सलीके का पता देते। गैलरी की ऊंची छत के धुंधले रोशनदानों पर चिपकी धूप और उनके चौखटों में बने घोंसलों में उड़सी चहचहाट अंदर आने वाले कानों और कदमों पर छनती तो उसे अपना भव्य स्वागत होता महसूस होता। बैठक के अंदर दाखिल होते ही आतिशदान के ऊपर दीवार पर लटकी मसाला लगी हुई किसी नायाब दरिंदे की गर्दन बड़े साहिब के शिकार के शौक का फसाना बयान कर रही होती। घर की व्यवस्था के मामलों की निगरानी के लिए बेगम साहिबा के अधिकार क्षेत्र में नौकरों की अच्छी खासी नफरी होती, जो हर दूसरे दिन नित नए चेहरों में बदल रही होती। 2-2.5 वर्ष की निर्धारित अवधि के लिए तैनात होकर आने वाले साहिब लोग तो उन कोठियों में मेहमानों की तरह आते और विदाई दावतें खाकर चलते बनते, लेकिन सरकार की इन जागीरों पर मालिकाना अधिकार जताने की असल हकदार क्वार्टरों में वर्षों से बसने वाली सेवकों की पीढ़ियां थी। इन जंगलों में उगे बंगलों और बंगलों में उगे जंगलों के ढके छिपे कोनों का खुफिया नक्शा इन्हीं खिदमत गुजारों के पास होता। वही आसपास के इलाके के भूत प्रेत, पंडालों, पंचायतों, डेरों, अड्डों, ग्वालों, खोजियों, ज्ञानियों, ज्योतिषियों, रंगबाजों, मदारियों, मेलों और सर्कसों के वाकिफ होते, और वही कोठी के अंदर स्वतः उगे सरकंडों में ढके छिपे गोशों और ओटों के राजदार भी। उनकी आंखों के सामने कितने ही हाकिम वक्त आए और कितने काठ कबाड़ समेट कर चलते बने। इनके मजदूर और पत्थर जैसे सख्त हाथों से कैसे कैसे सामान खुले और कैसे कैसे इरादे बंधे। कोठी के अंदर का रिहायशी हिस्सा सामने वाले पोर्शन की ओट में होता, जिसमें पक्के फर्श वाला एक चबूतरा भी होता। चबूतरे पर चौड़े चकले परों वाला बिजली का एक पंखा झूल रहा होता। गर्मियों में शाम होते ही इस चबूतरे के नीचे अहाते पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता। इस खुली फजा में रात को चारपाइयां बिछाकर, मसहरियां तान कर, लंबी तान कर सोया जाता। गई रात की खामोशी में किसी भी पहर दूर से तगन की लय पर तत्कार करती, सीटियां बजाती कोई ट्रेन कॉलोनी से सटा रेलवे फाटक क्रॉस करती तो सोए हुए को लगता उन्हें करवट बदलने पर हवा थपथपा गई है। अगर किसी रात का अपेक्षित पहर ट्रेन की सीटी के बिना गुजर जाता तो कोठियों और क्वार्टरों में नींद में डूबे वासी अपने बिस्तरों में अकारण करवटें बदलते रह जाते। अंदर के दालानों में फिसलने फिसलाने, घूमने घुमाने, उछलने उछालने वाले झूले होते। बगुलों के दिल बहलावे को हौज और फव्वारे भी माली की निगरानी में बागीचों में उभरते डूबते रहते। महिलाओं की निजी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए लकड़ी की जालियों से ढके पर्देदार कमरे और जाड़ों में धूप सेकने के लिए लोहे की जालियों और शीशे की दीवारों वाला एक लिविंग रूम भी पीछे की ओट में होता,
जिसे सन रूम कहा जाता। ओहदे में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती जाती, बंगले की शान और शौकत और सहूलतों की मात्रा और स्तर में भी इजाफा होता जाता। कॉलोनी के निवासियों के लिए जहां सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी और स्कूलों की सहूलियत थी, वहां शाम के वक्त अफसरों की आपस में निजी महफिलें गरमाने को एक अदद क्लब भी जरूर होता, जहां शहर के अन्य कुलीन लोगों को आमंत्रित करने के लिए शतरंज की बिसात, कैरम बोर्ड और टेनिस कोर्ट के अलावा मिनी बार और शीशम की लकड़ी से बने डांस फ्लोर तक का बहाना बिछा होता। मुझे अब समझ आई है कि क्लब के इन लाउंजों में, जहां बच्चों को जाने की इजाजत नहीं थी, आला अफसरान इलाके के जागीरदारों, गद्दी नशीनों, मजिस्ट्रेटों और कमिश्नरों के सम्मान में शानदार दावतों का प्रबंध करते होंगे और जिले की तरक्की के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने में अपने अपने व्यक्तिगत प्रयासों पर एक दूसरे से बढ़त ले जाने की कोशिश में लंबी लंबी छोड़ते होंगे। क्लब के कुछ हिस्से ऐसे थे जिनमें प्रवेश विशेष ड्रेस कोड की शर्त पर मुमकिन होता। हम क्लब में कम ही जाते, अलबत्ता कभी कभार वहां कव्वाली या गजल की महफिल सजती तो स्पीकरों की आवाज हमारी कोठी के पीछे के दालानों तक सुनाई देती। क्लब की गतिविधियों पर स्थानीय उच्च अधिकारी के मिजाज और रुचि की छाप जरूर होती। कभी कभार क्लब के अहाते में पर्दा लटकाकर प्रोजेक्टर से फिल्म भी दिखाई जाती। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आईना का मेहदी हसन की आवाज में लोकप्रिय गाना दिले वीरा है, तेरी याद है, तन्हाई है, मैंने पहली बार कोठी के पीछे के दालान में गूंजते फिल्म के साउंड ट्रैक में सुना था। अम्मी जान हर नए जंक्शन पर तबादले के मौके पर लेडीज क्लब की मानद सचिव घोषित कर दी जाती थी। इसकी वजह अम्मी जान का समाज सेवा का जज्बा नहीं, बल्कि उनके पति का जंक्शन में अफसर आला होना था। यह सम्मान तबादला होकर आने वाले हर असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बेगम का शहर में पहले से प्रतीक्षित होता। कोठी की लंबाई चौड़ाई जितनी असीम होती, उसमें बसने वाले लोगों का आपसी संबंध भी उसी हिसाब से आंख में चौली खेल रहा होता। निसंदेह इस लुकन मेटी में बेगम साहिबों, छोटी बीवियों और छोटे साहिबों के मालियों, दरबानों, साइसों, मेहतरानियों और धोबिनों के साथ कुछ इस तौर अनायास टकराव हो जाते होंगे जिन्हें भाषा और व्याख्या की चादरों में लपेटने की बजाय भ्रम और कल्पना के अंदर के वस्त्रों में ढांप लिया जाता होगा। बेगम साहिब, जो पहले ही अपने साहिब के रुतबे से अभिभूत हो चार दीवारी के अंदर अपने अधिकार और सत्ता के घेरे में व्यस्त होती, अपने शासन क्षेत्र में बड़े साहिब का हस्तक्षेप न होने देने के लिए खाने की मेज पर पति के सामने बच्चों की मादर पिदर, आज़ादी की पर्दादारी करने में निपुण होती जाती। बेगम साहिब की हुक्मरानी का दायरा केवल कोठी के अंदर काम करने वाली मेहतरानियों, बागवानों, माशकियों, धोबियों, रसोइयों तक सीमित होता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कभी कोठी के बाहर काम करने वाले सफाई कर्मियों, शहर के दर्जियों, रंगरेजों, सब्जी व गोश्त के दुकानदारों, कॉलेज की हेडमिस्ट्रेसों, डॉक्टरों और स्थानीय सिनेमा के मैनेजरों तक फैल जाता। मुझे अच्छी तरह याद है, एक ब्रांच लाइन के छोटे से स्टेशन में पोस्टिंग के दौरान जब हम अपनी बापर्दा अम्मी जान और उनकी बुर्कापोश सहेलियों के साथ रजिया भट्ट के नॉवेल पर आधारित दीबा और नदीम की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अनीला देखने सिनेमाघर गए थे, तो शो अपने निर्धारित समय पर शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही सिनेमा के मालिकों पर खुला कि बेगम साहिबा और उनकी सहेलियां ऊपर के बॉक्स में जरा देर से तशरीफ लाई हैं, तो फिल्म को रोक के दोबारा शुरू किया गया। इस फिल्म का मशहूर गाना बहुत याद आएंगे वो दिन, तो जैसे निसार बज़मी ने अहीर बहरों के उदास सुरों में सिनेमा के पर्दे के लिए नहीं, हमारी जिंदगी के लिए माला और अहमद रुश्दी की आवाजों में गूंजते रहने को संगीतबद्ध किया था। अगर कभी उच्च अधिकारी के परिवार को ट्रेन पर सफर करना होता तो एक विशेष बोगी, जिसे सलून कहा जाता था, रेल के सबसे आखिर में बांधी जाती। स्टेशन मास्टर उस वक्त तक हरी झंडी लहराकर ट्रेन को छूटने का संकेत न कर सकता जब तक बड़े साहिब की फैमिली सैलून में सवार न हो चुकी होती। इस सैलून में घर जैसा आराम होता, सोने के लिए बिस्तर, आरामदेह सोफे और खाने की मेज के अलावा खानसामा सहित छोटी सी रसोई भी संलग्न होती।
मुलाजिम के लिए इस बावर्ची खाने के साथ छोटा सा गुसल खाना और आराम करने के लिए बर्थ भी होती। ट्रेन की आखिरी बोगी की पिछली खिड़की से पटरी को आंखों से ओझल होता देखते लगता जैसे हम किसी उड़न खटोले की बाड़ थामे जमीन को नीचे से सरकता देख रहे हैं। रात सोते में फर्राटे भरती ट्रेन अपनी रफ्तार में कमी लाए बिना जब कांटा बदलती तो लगता कोई तबलची चंचल से झपताल में अचानक कुलांच भर गया है। डोलते हुए शयन कक्ष का हिचकोला करवट को ऐसा हुलारा देता कि नींद टूट भी जाती तो बदन आप ही आप खुमार के एक हिंडोले से दूसरे हिंडोले में लुढ़क जाता। कोठी की कॉरिडोरों, पेंट्रियों, ख्वाबगाहों में बुनती उधड़ती कितनी ही कहानियां सीना बसीना फरमाबरदारों को जान की पनाह मांगने पर मजबूर किए रखती। रसोई अमूमन बैकयार्ड में मुख्य रिहाइशगाह से जरा फासले पर होती। किचन में हर वक्त नौकरों की मौजूदगी और सर्वेंट क्वार्टरों से उनकी आमद और रफ्त उसे घर से अलग रखने का ऐतिहासिक कारण थी। बड़ा बावर्ची ही घर के मामलों का असल भेदी होता। स्टोर में जखीरे, सौदे सुलफ और अनाज की रसद और तलब का हिसाब किताब उसकी उंगलियों की पोरों का खेल होता। कौन सा थैला, बोरी, कनस्तर मंडी से लाया गया है और कौन सा भेंट में मिला है, इस तोहफे में बर्ताव की कितनी मात्रा है और खुशामद की कितनी, लेन कितना है और देन कितना बाकी है। खाने के कमरे का पिछला दरवाजा रसोई की ओर खुलता, दरमियान में फिर भी अच्छा खासा फासला होता। या तो अहाते को पार करना पड़ता या चबूतरे वाली पगडंडी होती ताकि आंधी बारिश होने की स्थिति में खाने पीने के बर्तनों को हिफाजत से खाने के कमरे तक ले जाया जा सके। बावर्ची के साथ संपर्क हर कमरे के इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड में लगी घंटी के बटन से होता। घंटी का बटन दबाने पर बावर्ची का एलची पलक झपकते हाजिर हो जाता। बावर्ची को कोठी में आए मेहमानों और मुलाकातियों की हैसियत और मालिकों के साथ उनके संबंधों की नौइयत का बखूबी अंदाजा होता। चुनाचे वह उनको ध्यान में रखकर उनकी आव भगत के मेयार निर्धारित करता। बरामदे में आकर बैठे याचक मुलाकाती की तवाज़ो के लिए चाय पीतल की एक ऐसी ट्रे पर साधारण से बर्तनों में सजाकर भेजी जाती जिनके रंग और डिजाइन मांद पड़ चुके होते। ट्रे पर गर्म केतली को ढांपे ऊनी टिकोजी भी अपना रंग छोड़ चुकी होती और इसके नमूने की गिरहें अब तक ढीली पड़ चुकी होती। बैठक के सोफों पर सजे गदीलों की तुलना में बरामदे की कुर्सियों के कुशनों की नरमी कुमला चुकी होती। क्वार्टर प्लेट में रेलवे की ही बेकरी के तेज रंगों वाले तेज मीठे में गुथे क्रीमी बिस्कुट भी होते। जबकि बैठक में आए मेहमानों के लिए चमकदार टिकोजी और चांदी की केतलियों में चाय, अपने ही बागीचों की फ्रूट चाट सहित 2 मंजिला ट्रॉली पर सजाकर पेश की जाती। संग में बावर्ची के हाथों ताज़ा तले हुए शामी कबाब भी महक रहे होते जिनकी खस्तगी और लज्जत की शाबाशी गृह स्वामिनी को मिल रही होती। बरामदे में बिछी बेद की कुर्सियां और उनके सामने रखी मेज उस भारी भरकम और पायदार फर्नीचर की तर्ज के होते जो अक्सर रेलवे रेस्ट हाउसों, स्टेशन के प्रतीक्षालयों और पहाड़ी मकामों पर बने सरकारी डाक बंगलों में सजा होता। बेद की इन कुर्सियों की साख आराम कुर्सी और दालान कुर्सी का मिश्रण होती। इस मेल का राज यह था कि बड़े साहिब जब उसकी प्याला नुमा आरामदेह टेक पर दराज होते तो उनके कलफ लगे कॉलर की अकड़ में खम न आता और वे लकड़ी के बाजुओं पर अपनी कोहनियां रखकर टांगे सामने रखी मेज पर यूं पसारते जैसे गुसल खाने के टब में लेटकर नीम गर्म पानी का मजा ले रहे हों। सामने बैठा मुलाकाती भी अगरचे वैसी ही आराम कुर्सी पर बैठा होता लेकिन उसकी कमर में खम न होता। अलबत्ता वह कुछ इस तरह चाको चौबंद होकर बैठता जैसे उसने हाथ में फाइल नहीं, साहिब के पैरों पर रगड़ने को झांवा थाम रखा है। लीजिए, ये इस कहानी का पहला भाग मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको कहा, ये कहानी मैं आपको 3 भागों में सुनाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि ये पहला भाग आपको पसंद आया होगा। अगले भाग के लिए कुछ दिनों में मैं फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।